चलो भाई देख लेते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है वेव्स। अब वेव्स किसे बोला जाता है? जनरली अगर मैं बोलूं कोई एक वेव किसे बोला जाता है, तो वेव बेसिकली हम बोल देते हैं एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिट। मैं अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, द एनर्जी इन ट्रांजिट इज कॉल्ड वेव। ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया? फ्लोइंग। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कोई आपका पॉइंट है P और कोई पॉइंट है आपका Q, इन पॉइंट्स के बीच में अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है, तो वो किस जरिए से करती है? तो वो एक वेव के माध्यम से करती है। ठीक है ना? इसी फ्लो को बेसिकली हम क्या कह देते हैं? वेव कह देते हैं। तो वेव का सिंपल पर्पस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का प्रोपोगेशन। बात समझ आई क्या? ठीक है ना? अब इस ऐसा जो प्रोपोगेशन होता है वो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैकेनिकल वेव्स, जो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहले देख ही लिया है क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स, कुछ भी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स हम किन्हें कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स हम उन वेव्स को कहते हैं जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर मटेरियल मीडियम, रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है ना? अगर आप वैक्यूम में इनको चाहोगे कि प्रोपोगेट करें तो ये नहीं कर पाती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट है, उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, दे डू नॉट रिक्वायर, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन। हाँ, तो प्रोपोगेशन यानी कि फ्लो करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जाने के लिए, एनर्जी का फ्लो होने के लिए अगर मैकेनिकल वेव्स यूज की जा रही हैं तो उनको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एयर चाहिए उनको, वाटर चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें नॉन मैकेनिकल वेव्स ही कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीडियम में चल नहीं सकती, ये मीडियम में चल सकती हैं, पर हाँ इनके लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर मीडियम है तो भी ये प्रोपोगेट करेंगी, मीडियम नहीं है तो भी ये प्रोपोगेट करेंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये तो हम कह देंगे सीधा सीधा, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, जबकि ये कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम। तो इनका एग्जांपल देख लेंगे तो थोड़ी फील आ जाएगी। तो मैकेनिकल वेव्स हम कहते हैं स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स या साउंड वेव्स। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं और ये साउंड कहीं तक पहुंचने वाली है, इसी रूम में, मेरे रूम में अगर कोई और होता और वो आदमी सुन पाता, तो वो इसलिए सुन पाता क्योंकि इस रूम के अंदर एयर है। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें रूम के अंदर और फिर मैं बोलूंगा तो मेरी साउंड दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव है, तो उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ आ रही है? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनका एग्जाम्पल हो जाता है आपकी लाइट। ठीक है? मान लो कि लाइट है तो वो तो देखो सन से भी चल के अर्थ के ऊपर आ जाती है, जबकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये हम कह देते हैं कि क्या है, इनका क्लासिफिकेशन है। बात समझ आ रहा है? बस ये आपको याद रखना है। तो अभी आपने लाइट के बारे में एक चीज पढ़ ली थी, किसमें पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। तो अब वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? मैकेनिकल वेव्स के अंदर। ठीक है ना? यानी स्ट्रिंग वेव्स और साउंड वेव्स के लिए अब वो पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने लाइट के लिए थोड़ा पढ़ लिया है। लाइट का भी एक पोर्शन हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, पर वो बाद में आएगा। ठीक है ना? तो दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। मेन डिफरेंस इनके मीडियम के रिक्वायरमेंट के ऊपर ही है। ठीक है ना? चलो, तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैकेनिकल वेव्स की।
ठीक है ना। तो किसी भी मैकेनिकल वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है किसी भी मैकेनिकल वेव की? देखो, तो वेव है तो बेसिकली वेव को हम एक तरह से एनर्जी का प्रोपोगेशन बता रहे हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाएगी, मैं यहाँ पे वो बताने वाला हूँ। तो किसी भी मैकेनिकल वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो लिखने वाले हैं। तो उसमें आती है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, और तीसरा आ जाता है वेलोसिटी ऑफ अ वेव। बात समझ आई? ये तीनों चीजें आपको एक वेव के लिए पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब मीनिंग क्या है इनका, ऐसा देखो, तो मान लो यहाँ पे आपका वेव का सोर्स है। अब वेव का सोर्स बोलने का मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे लाइट का सोर्स होता है तो आपके पास बल्ब होता है, वैसे ही साउंड वेव का सोर्स क्या होगा आपके पास? साउंड वेव का सोर्स होगा, आपने कोई स्पीकर रख दिया या फिर आप खुद बोल रहे हो तो वो साउंड वेव का सोर्स हो जाएगा। स्ट्रिंग वेव का सोर्स क्या होगा? तो स्ट्रिंग वेव का सोर्स होगा अगर आप एक रस्सी को हाथ में पकड़ लो और उसे ऑसिलेट कराना शुरू कर दो। समझ आ रही है बात? आप एक रस्सी को हाथ में पकड़ लो और उसे ऑसिलेट कराना शुरू कर दो तो वो किसका सोर्स हो जाएगा? स्ट्रिंग वेव का सोर्स हो जाएगा। बात समझ आई? तो मैंने क्या किया है, एक वेव का सोर्स लिया है और यहाँ पे एक ऑसिलेटर पुट कर दिया है। ऑसिलेटर बेसिकली एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, ऑसिलेट करता है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। ऑसिलेशन मतलब हमें पता है, ठीक है ना। ऐसा करने की वजह से मैं मान लेता हूं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर वेव इस तरह से आगे बढ़ने लग जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये जो वेव यहाँ पे क्रिएट हुई है जो कि एनर्जी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो ऐसी वेव को हम क्या कह देते हैं? यूनिडायरेक्शनल वेव कह देते हैं। बात समझ आई? और ये जो यूनिडायरेक्शनल वेव बनी है, ये किस तरह से प्रोपोगेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रोपोगेशन, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक रस्सी थी जो कि सीधे से फ्लैट थी और यहाँ पे आपने एक ऑसिलेटर लगाया था। क्योंकि आपने ऑसिलेटर को ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, उसने अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे घूमना शुरू किया, तो इस रस्सी के पार्टिकल ने पास वाले पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी दी जिससे उसने भी ऑसिलेशन शुरू किया। इस पार्टिकल ने अपने पास वाले को एनर्जी दी तो उसने भी ऑसिलेशन शुरू किया। तो बेसिकली ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। बात समझ आ रही है? तो जब भी आप कोई मैकेनिकल वेव को स्टडी कर रहे होगे तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक तो हमारी वेव का सोर्स कौन है, ठीक है ना। एक तो आपकी वेव का एक सोर्स होगा जो कि क्या कर रहा होगा, अपने ऑसिलेशन की वजह से मीडियम के ऑसिलेशन पार्टिकल्स को भी क्या करा रहा होगा, ऑसिलेट करा रहा होगा, और इसकी वजह से एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो किसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? तो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि वेव के अंदर एनर्जी का फ्लो क्यों हो पा रहा है। वेव के अंदर एनर्जी का फ्लो, बेसिकली एनर्जी के फ्लो को ही हम वेव कह रहे हैं। तो वेव बन क्यों रही है? वेव इसलिए बन रही है ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा देखो कि आपने अगर फुटबॉल मैच कभी देखा है, टीवी वगैरह पे तो देखा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। कोई भी आपने फुटबॉल मैच देखा होगा तो ऑडियंस में भी कभी बार वेव बनती है। वेव बनती है यानी कई सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं, तो ऐसी वेव जैसी फॉर्म होती है। तो वो क्यों पॉसिबल है? अगर ऐसी रैंडमली लोग पागलों की तरह खड़े होकर बैठने लग जाएंगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार अगर अच्छी सी वेव देखी आपने तो तभी पॉसिबल है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे लोग एक साथ खड़े हों, फिर उनके बैठते ही अगले पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स खड़े हों। तो एक तरह से ऐसा मान लो कि लोगों ने अपनी एनर्जी को अपने पीछे वाले लोगों को ट्रांसफर करते गए। ऐसा करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे लोग अगर खड़े होते हैं तो ऑडियंस में आपको क्या दिखती है? वेव दिखती है। सेम चीज यहाँ पे है।
तो सारे पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करने वाले हैं वो अपने पास वाले पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो फिर एक आपको वेव फ्लो होती दिखने लगती है, यानी एनर्जी का फ्लो होते हुए दिखने लगता है। तो अब बात आती है एम्पलीट्यूड किसे बोला जाता है। तो क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of medium particles during oscillation from mean position is called amplitude of wave. ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। मान लो कि आपके पास ऐसी एक स्ट्रिंग थी, ठीक है ना, ऐसी एक स्ट्रिंग है लंबी सी, आपने यहां से हाथ से पकड़ा इस एंड से और इसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, जो हम सभी ने जीवन में किसी न किसी समय पर जरूर किया होता है, पता नहीं क्यों पर किया जरूर होता है। अगर आप एक रस्सी को एक कोने से पकड़ के ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि एक शेप फॉर्म होगा और पूरी स्ट्रिंग इस तरह की हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। यानी कि जब आपने पहले ऑसिलेट करना शुरू किया होगा तब ऐसा तो है नहीं पूरी रस्सी एक साथ ऑसिलेट होना शुरू हो गई होगी, नहीं। आप देखोगे कि आपके हाथ वाला पोर्शन सबसे पहले ऑसिलेट होना शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 पूरी की पूरी रस्सी इस तरह से ऑसिलेट होने लग जाएगी। और ये पल्स यहीं पे फिक्स नहीं रहेंगी, ये आपको आगे चलती हुई दिखेंगी। तो ये जो रीजन होता है, पहली बात तो इसे तो हम नाम देते हैं पल्स। पल्स यानी एनर्जी का एक टुकड़ा जो आपने जनरेट किया और अब वो समय के साथ क्या करने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो क्या रस्सी आगे बढ़ जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक कोने पे पकड़ के रस्सी को इस तरह से ऑसिलेट कराऊं, तो ऐसा देखा होगा ना एटलीस्ट, हाँ तो बोले यार, थोड़ा तो मुझे फील है कि आपने देखा होगा ऐसे पहाड़ बनते रहते हैं और पहाड़ आगे भी बढ़ते रहते हैं। ये देखा होगा आगे बढ़ते रहते हैं कि नहीं? टीवी में क्या है, अपने घर पे से रस्सी उठाओ, एक कोना बांधना खिड़की से और दूसरा पकड़ के हिला के देख लेना, इतना क्या परेशान हो रहे हो? ठीक है ना। तो आपने ऐसा देखा होगा कि ये टुकड़ा इस तरह का शेप जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो इस शेप को हम नाम देते हैं पल्स। ये पहली चीज हो गई। अब अगर आपसे पूछूं कि हाँ भाई चलो ऐसा लग रहा था कि कोई शेप फ्लो करके आगे जा रहा है, तो क्या रस्सी भी आगे जा रही थी? क्या रस्सी का जो टुकड़ा यहां पे था थोड़ी देर बाद चल के वो आगे पहुंच जाएगा? नहीं। अरे नहीं होगा ना भाई, थोड़ी देर में चल के आगे थोड़ी ना पहुंच जाएगा, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, हमने देखा है कि समुद्र की लहरें बाहर की तरफ फ्लो होके आ रही होती हैं, फ्लो करके बाहर आ रही होती हैं, देखा है सबने। समुद्र में वेव्स बनती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, बाहर आ रही होती हैं। लेकिन क्या वो समुद्र के पूरे पानी को बाहर लेके आ जाती हैं? आपने अगर कभी भी ऐसा देखा है कि अगर कहीं पे आप, पता नहीं मुझे, समुद्र वगैरह में गए हो या नहीं गए हो, अगर आपने ऐसा देखा है कि अंदर एकदम कोने पे नहीं और थोड़ा सा बीच में अगर आप समुद्र में हो और आप एक जगह पे तैर रहे हो और एक बड़ी सी वेव आए, तो आप वेव की वजह से ऊपर जाते हो और नीचे आते हो, इफेक्टिवली आप कुछ आगे पीछे फ्लो नहीं करते हो। ठीक है ना। कई ओशियन के अंदर कई सारे ऑरेंज कलर के वो डले रहते हैं, आपने ऐसा देखा होगा, फ्लोट करते रहती हैं कुछ चीजें जो कि मार्क करती हैं यहाँ तक का रीजन है, देखा है कि नहीं, यहाँ तक तैरना अलाउड है, यहाँ तक तैरना अलाउड नहीं है। तो अंदर से लहरें जब बाहर आ रही होती हैं तो ये चीज, इसे बुई बोलते हैं, ये चीज सिर्फ ऊपर नीचे होती है, ये फ्लो करके बाहर नहीं आ जाती। अगर ऐसा होता तो समुद्र का सारा पानी फ्लो करके किनारे पे ही आ जाता और समुद्र खाली हो जाता, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, वो ऑसिलेट तो कर रहे हैं लेकिन वो एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन में चल नहीं रहे हैं। बात समझ आई? हाँ, एनर्जी फ्लो उनकी वजह से ही कर पा रही है, क्योंकि जब एक पार्टिकल ऊपर की तरफ उठता है तो अपने पड़ोस वाले को ऊपर की तरफ उठाता है, वो अपने पड़ोस वाले को ऊपर की तरफ उठाता है, ऐसे एक दूसरे को ऊपर उठा उठा के ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, बल्कि उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने हाथ से 1 मीटर दूर रेड कलर की रस्सी मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, अगर मैंने रेड कलर से रस्सी को मार्क कर दिया है, तो भले आप रस्सी को कितना भी हिला लो, जो रेड कलर का मार्क है वो 1 मीटर की दूरी पे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि रस्सी हिलाने से वो 2 मीटर की दूरी पे पहुंच जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? यानी कि पार्टिकल सिर्फ इसी तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं।
तो जो मैक्सिमम दूरी वो अपनी मीन पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से ट्रेवल कर पाते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब क्योंकि एसएचएम हमने पढ़ा है तो एसएचएम में भी हम जानते हैं एम्पलीट्यूड किसे बोला जाता है, अगर आपकी मीन पोजीशन है उससे सबसे ज्यादा दूर जो पार्टिकल चल के जा सकता है उसी को आप बोलते हो क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हो। बात समझ आ गई क्या? क्या आपको एम्पलीट्यूड का मीनिंग समझ आया कि जब भी एनर्जी फ्लो करेगी ऑब्वियसली पार्टिकल्स तो ऑसिलेट कर ही रहे होंगे, तो अपनी मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा जो ऑसिलेशन वो कर सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोल देंगे। बात समझ आई? ठीक है। अब यहीं पे एक चीज आ जाती है जो इंपॉर्टेंट है कि क्या हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होगा? क्या हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, बेटा वो तो आप विदित ये कह रहे हो हर पार्टिकल का अलग टाइम पे अलग एम्पलीट्यूड होगा, नहीं अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कह सकते हो। क्योंकि ये शेप अगर किसी टाइम पे मैंने देखा है तो ये पार्टिकल इतना दूर है, ये पार्टिकल इतना दूर है, ये पार्टिकल इतना दूर है, लेकिन देखोगे ना तो पल्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उस पर मैं अभी जाऊंगा। तो हर पार्टिकल सेम ही दूरी आगे बढ़ता है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो वही मैं कहना चाहता हूं, पहला हो जाता है आइडियल केस। आइडियल केस, आइडियल केस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक रस्सी का कोना पकड़ के ऑसिलेट करा था, एक ऐसी पल्स बनी थी और वो पल्स आगे बढ़ती रही, ठीक है ना। ये तो चलो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी विजुलाइज करने में, तो इसे मैं नहीं बनाता, मैं एक सिंपल सा बना देता हूं। मान लो आपने एक बार हाथ से बनाया, एक बार झटका दिया आपने अपनी रस्सी को, ये रस्सी है जो इस तरह से एक कोने पे बंधी हुई थी, आपने एक बार झटका दिया, यहाँ पे एक पल्स बनी, ये इस तरह से आगे बढ़ती है, हम सभी ने देखा है, थोड़ी देर के बाद बढ़ के यहां पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाती है। अब ये तो सबने देखा होगा भाई, ये कोई मना कर रहा है तो फिर मैं भगवान मालिक है उसका, ठीक है ना, ये देखा है आपने। तो क्या कोई पार्टिकल आगे बढ़ के गया क्या? नहीं, कोई पार्टिकल आगे बढ़ के नहीं गया भाई। मुझे ये समझ आया कि एनर्जी आगे फ्लो करके गई है, लेकिन यहाँ वाली रस्सी यहीं रहने वाली है। तो ये जो मैक्सिमम दूरी कोई भी पार्टिकल उठ रहा था उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर आपकी आइडियल वेव है, अगर आपकी आइडियल वेव है तो नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, यानी कि जब तक वेव बनती रहेगी, और वेव कब तक बनती रहेगी? आजीवन बनती रहेगी। रस्सी अगर बहुत लंबी है तो वेव हमेशा बनती रहेगी। तो जब तक वेव बनती रहेगी हर पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा, थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेट करेगा, ये आगे वाला जो पोर्शन है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी आइडियल केस के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन आप सभी ने असली जीवन में देखा है, क्या ऐसा होता है क्या? जितना बड़ा पहाड़ हमने बनाया हाथ के पास झटका देके, क्या रस्सी में फ्लो करते समय उतना ही बड़ा एम्पलीट्यूड रहता है? देखा होगा? नहीं। तो दूसरा जो केस है जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग, उसे हम कहते हैं डैम्पिंग, क्योंकि हमें पता है कि भाई मैकेनिकल लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, असली तो आइडियल तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है, आप ऐसा मान लो कि ये आपकी सीधी सीधी स्ट्रिंग थी, यहां आपने अगर ए एम्पलीट्यूड बनाया था, या मैं उसे A1 एम्पलीट्यूड कह दूं, तो थोड़ी दूरी चलने के बाद वो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, जिसे हम A2 कह सकते हैं। थोड़ी दूरी और चलने के बाद एम्पलीट्यूड और घट जाएगा, जिसे हम A3 कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या होता रहता है? घटता रहता है। बात समझ आई क्या? तो इसे आप क्या कहते हो? डैम्पिंग कहते हो। यानी एम्पलीट्यूड of each oscillating particle is different, अरे बात समझ आई क्या? यानी इस केस में हर पार्टिकल जो मैक्सिमम दूरी जाएगा अपनी मीन पोजीशन से वो अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक में एनर्जी का लॉस है। जबकि पिछले केस में हर एक पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाएगा अपनी मीन पोजीशन से वो सेम होगी। तो जिस केस में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है उसी केस में इसे मैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहता हूं। क्यों मैं कह पा रहा हूं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? क्योंकि हर पार्टिकल का सेम एम्पलीट्यूड है।
तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल को ही मैं क्या कह सकता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कह सकता हूँ। लेकिन इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? किसी भी समय जो आपका पार्टिकल है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको आप वेव का एम्पलीट्यूड कहते हो। अब यहां तो हर समय ही सेम रहने वाला है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज कांस्टेंट। पर डैम्पिंग के केसेस में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल टाइम का फंक्शन होता है, तो पूरी वेव का एम्पलीट्यूड भी टाइम का फंक्शन होता है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाता। अरे क्लियर है क्या? तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग समझ आया दोनों केसेस के लिए? आई होप समझ आ गया होगा। अगली चीज पे चलते हैं। जो अगली चीज थी क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का मीनिंग क्या है, एफ से हम इसे डिनोट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हो जाता है सिंपली, अगर मैं यहां पे लिख दूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। बात समझ आई? यानी एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट कितनी बार ऑसिलेट कर जाता है, उसे आप कहते हो फ्रीक्वेंसी, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। बात समझ आ रही है ना? अब ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, कोई मुझे बता सकता है? क्या ये मीडियम पे डिपेंड करती है, किसी चीज पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। समझ आ रही है बात? अगर आपने रस्सी को एक कोने से पकड़ा है और आप अपने हाथ को ऊपर नीचे एक सेकंड में 10 बार कर रहे हो, तो 10 पल्स जनरेट हो रही होंगी। अब आगे चल के रस्सी पतली हो जाए, आगे चल के रस्सी मोटी हो जाए, उसकी थिकनेस बदल जाए, इलास्टिसिटी बदल, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेकंड में भाई कितनी पल्स जनरेट हो रही है, तो तब भी 10 ही हो रही होंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात? ये हमने लाइट में भी पढ़ा था, याद है बल्ब वाला क्वेश्चन किया था। मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बात समझ आ रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है। बात समझ आ रही है? अगर मैं लाइट का ही एग्जांपल यहाँ पे ले लूं कि ये हमारी मीडियम की बाउंड्री है, यहां से हमारी इंसिडेंट रे आई, जिसमें से कुछ का रिफ्लेक्शन हो गया और कुछ का रिफ्रैक्शन हो गया। तो अगर इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी एफ थी, तो रिफ्लेक्टेड की भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, रिफ्लेक्टेड की भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या नहीं होती, बदलती नहीं है। बात समझ आई क्या? सिंपल है। और आखिरी चीज जिसमें हमें फोकस करना था वो है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये तो बड़ा ही आसान है। वेव की वेलोसिटी यानी कि द स्पीड एट विच energy is transferred through the medium, transferred through the medium से जिस रेट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे आप क्या बोल दोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव। अरे क्लियर है कि नहीं? किस पे डिपेंड करती है, तो ये याद रखना, डिपेंड्स मेनली ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लाइट के बारे में आप पढ़ चुके हो। लाइट सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है, वैक्यूम में, और उसकी स्पीड घट जाती है किसी भी मीडियम में। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को क्या बताते हैं, सी अपॉन म्यू, म्यू जहां पे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आ रही है कि नहीं, है कि नहीं? तो स्पीड ऑफ वेव सीधे सीधे डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। तो एम्पलीट्यूड और ये क्या बोलते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना आप हमेशा
कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आइडियल वेव के लिए अगर मैं बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स, जबकि वेव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अरे समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी रहेगी, ठीक है ना, थोड़ा आपको सहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो हमें पढ़नी है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल को भी दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहली कहला जाती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी कहला जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कोई मुझे बता सकता है कि लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लाइट नॉन मैकेनिकल है, ये याद रखना। लाइन इन दोनों में से कैटेगरी में से नहीं आती। लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो खैर अभी हमने वो पढ़ा नहीं है उसका, और वेव नेचर नहीं पढ़ा है, और वेव नेचर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बताता हूँ। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। पहले डेफिनेशन देख लो, ट्रांसवर्स वेव किसे बोल दिया जाता है? तो ट्रांसवर्स वेव आप बोलते हो सीधे सीधे कि ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स is perpendicular to direction of flow of energy। यानी पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं मीडियम के, वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि स्ट्रिंग वेव में होता है। अभी हमने देखा था, है कि नहीं? पल्स जो बनती है वो इस तरह से आगे बढ़ती रहती है, एनर्जी इस तरह आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। सेम चीज जो पानी के अंदर, ओशियन के अंदर वेव्स बनती हैं, उनके अंदर भी यही चीज होती है। तो वो भी कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव जैसे ही आप सुनोगे आप क्या समझ जाओगे कि मीडियम के भाई जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल, तो याद कैसे रख सकते हो? लॉन्गिट्यूडनल यानी अलोंग लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल में ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, oscillation of medium particles, oscillation of medium particles is along the direction of flow of energy, ठीक है ना। इसका उदाहरण आ जाता है साउंड वेव, साउंड वेव, ठीक है। जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, अपने मुंह के जस्ट बाहर वाली हवा को पुश करता हूं आगे की तरफ, वो हवा अपने आगे वाले को पुश करती है। इस तरह से पुश करते करते वो हवा आपके कान के पास वाली एयर को पुश करती है, जिससे कि ईयर ड्रम के ऊपर ऑसिलेशन होता है और आपको मेरी बातें समझ आती हैं, ठीक है। जब आएगा साउंड वेव तब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि भाई स्ट्रिंग वेव जो आती हैं आपकी, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग वेव जो आती है वो आपकी आती है ट्रांसवर्स वेव में, जबकि साउंड वेव जो आपकी आती है वो आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। यानी कि एनर्जी का प्रोपोगेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन के अलोंग होगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों ही मैकेनिकल का पार्ट है तो दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, क्योंकि दोनों ही मैकेनिकल का पार्ट है तो दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रेयरफेक्शन सिर्फ साउंड के लिए होता है बेटा, वो आएगा तब हम पढ़ेंगे। ऐसा रटना नहीं है कि हमेशा कंप्रेशन रेयरफेक्शन आएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं। तो वेव की दो कैटेगरी थी, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल की दो कैटेगरी हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। क्या है, क्लियर है सभी को? लाइट के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो नॉन मैकेनिकल है। और लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है एनर्जी की डायरेक्शन से, इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव है। समझ आ रही है बात? फोन में एयर कैसे पुश होता है? फोन में एयर बेटा, जो आपका कान के पास में आपने जो स्पीकर रखा है ना, वो भी एक सोर्स है। उसके अंदर भी एक कपड़ा जैसा होता है जो कि ऑसिलेट करता है। जब आप कोई भी स्पीकर देखोगे तो उसमें जो आगे का फ्रंट है वो ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वो मीडियम की एयर को ऑसिलेट कराता है, इसलिए आपको फोन से आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, चलो अब इन आगे एक और टर्म जो हम यूज करेंगे वो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इस चैप्टर में हमें यही पढ़नी होती है मेनली, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किन्हें बोला जाता है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है ऐसी वेव्स दैट प्रोपोगेट with constant amplitude, frequency and velocity through a medium। कैसी वेव को आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलोगे? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बेसिकली दूसरा टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं ऐसी वेव के लिए जिसके अंदर किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो, कोई लॉसेस ना हो जब वो मीडियम के अंदर चल रही हो। तो जो भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी और उसकी वेलोसिटी भी थ्रू आउट द मीडियम क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो ऐसी वेव को हम क्या बोल देते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह देते हैं। बात समझ आ रही है? धीरे धीरे हम उस चीज पे जा रहे हैं जो हमें मेनली पढ़नी है, ठीक है ना? तो अब व्हेन इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अगर किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम पार्टिकल्स एग्जीक्यूट SHM, अगर किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो SHM करने लग जाएं, then the wave is called simple harmonic wave। SHW। बात समझ आई क्या? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कौन है? जिसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी चेंज ना हो किसी मीडियम में। अब ऐसी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव थी जिसको आपने जब ऑब्जर्व किया तो उसके मीडियम के सारे पार्टिकल SHM कर रहे थे। तो ऐसी वेव का नाम दे दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक वेव। तो इसमें SHM की हेल्प से क्या हो रही होती है? एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। बात समझ आई? तो बस यही हमारा मेन टॉपिक है जो आपको स्ट्रिंग वेव्स में पढ़ना है, ठीक है ना? तो सिंपल हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो किसी बालक का डाउट है मीडियम पार्टिकल्स क्या होता है? बड़ी जल्दी पूछ लिया प्रभु, चैप्टर खत्म हो जाता, मुझे लगा उसके बाद भी पूछ सकते थे। भाई मीडियम पार्टिकल क्या था? आप जो 1.5 घंटे से बोले जा रहे हो भाई मीडियम पार्टिकल, हमको तो यही नहीं पता मीडियम पार्टिकल क्या है। इतना समय क्यों लगाते हो ये सवाल पूछने में? भाई कितने लोगों को डाउट है कि मीडियम पार्टिकल क्या है? वैसे तो स्पष्ट है, नाम से ही पता लग रहा है, मीडियम पार्टिकल। मीडियम मतलब समझते हो बेटा? जैसे पानी, तो पानी एक मीडियम हो गया, तो मीडियम पार्टिकल पानी के पार्टिकल। एयर एक मीडियम हो गया तो एयर पार्टिकल मीडियम पार्टिकल हो गए। रस्सी आपका मीडियम होगा अगर उसके ऊपर पल्स चल रही है, पल्स रस्सी के ऊपर चल रही है, तो रस्सी के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल तो होंगे ना उसमें, वो आपके मीडियम के पार्टिकल हो गए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या और समझाने की जरूरत है?
ऐसे भयानक सवाल, अगर मैं जो हेडिंग बोल रहा हूं, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसमें आपको डाउट हुआ करे तो प्लीज उसी समय पे पूछ लो, ठीक है ना, क्योंकि वो सिंपल सी चीज होगी इसलिए मैंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया है, पर आपको नहीं समझ आ रही तो पूछ लो, वरना सिंपल सी चीज में अटके रहोगे, ठीक है। तो अब सिंपल हार्मोनिक वेव हम एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बोलने का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रेच का मतलब सिंपली होता है हैज टेंशन, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कि कोई टेंशन हो, तनाव हो पहले से, उसी पे आप बना सकते हो, ठीक है ना। पल्स जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, तो ये मान लो हमारी स्ट्रिंग है और इसे मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया, मैं कह देता हूँ यही जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहां पे है हमारा सोर्स। अच्छा एक बात बताओ, जो आपके सोर्स से अटैच पार्टिकल होगा वो वही चीज करेगा जो सोर्स करेगा, और वो पार्टिकल अपने पड़ोसी को वही चीज बताएगा जो सोर्स उसे बताएगा, फिर वो पार्टिकल अपने पड़ोसी को सेम चीज बताएगा। तो हम ये सीधा सीधा सा लिख सकते हैं क्या कि एवरी पार्टिकल रिपीट्स द सोर्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं हलवे में, एवरी पार्टिकल रिपीट्स द सोर्स बट एट अ डिफरेंट टाइम, इसी चीज को ध्यान से समझना। क्या मतलब है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब है कि हर एक पार्टिकल भाई रिपीट तो सोर्स को ही करने वाला है, बस थोड़े समय के बाद। बात है कि इंफॉर्मेशन को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कुछ समय लगता है ना। यहाँ पे एनर्जी आपने दी, अब वो एनर्जी जब फ्लो करके आगे वाले किसी पार्टिकल के पास पहुंचेगी तभी तो उसे पता लगेगा कि भाई वहां पे तो ऑसिलेशन हो रहा है और हमें भी ऑसिलेशन करना है, तो चलो कॉपी करें। तो सभी जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो सोर्स को कॉपी तो करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से समय के बाद करेंगे, है कि नहीं है? उसी समय थोड़ी ना पता लग जाएगा, क्योंकि जब इसके पास फ्लो करके एनर्जी पहुंचेगी तब इसे पता लगेगा कि अरे भाई स्ट्रिंग में तो ऑसिलेशन चल रहा है। चलो बात समझ आई? तो यानी कि सोर्स आपका अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाए तो ये चीज इस बात की गारंटी दे देता है कि स्ट्रिंग के ऊपर हर एक पार्टिकल एसएचएम करेगा। तो मान लो मैंने सोर्स का एसएचएम स्टार्ट किया वाई डायरेक्शन में, ये इसका एम्पलीट्यूड है, समझ पा रहे हो ना। सोर्स को आपने ऊपर नीचे मूव कराना स्टार्ट कर दिया, इससे मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो ये आपका प्लस ए हो गया और ये आपका माइनस ए हो गया, ठीक है। इसे हम ओरिजिन बोल देते हैं। तो सोर्स ऊपर नीचे ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा, हर एक पार्टिकल इसे कॉपी करेगा, तो थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग का जो शेप दिखेगा ना वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ आ रही है? एनर्जी इस तरह से आगे बढ़ रही होगी और सभी पार्टिकल अपनी जगह पे सिर्फ कैसा मोशन कर रहे होंगे, ऊपर नीचे मोशन कर रहे होंगे, यही एम्पलीट्यूड का। बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए एम्पलीट्यूड क्या रह जाता है? कांस्टेंट रह जाता है। तो क्योंकि कोने पे पकड़ के मैं कंटिन्यूअसली लगातार ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन करता रहूंगा, तो स्ट्रिंग का शेप भी ऐसा ही हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? पर हाँ, थोड़ी देर के बाद ये पल्स थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई चीज फ्लो करके आगे जा रही है। अरे कैसे नहीं देखा? ये शेप आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फील आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? बोलो, फील आ पा रही है ना कैसे बनती होगी पल्स? आगे बढ़ती जा रही होगी, आगे बढ़ती जा रही होगी, एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है सीधे सीधे। बस पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? तो पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो अब यहां पे एक टर्म हम यूज कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, बिल्कुल बेटा, पल्स का वेलोसिटी ही वेव की वेलोसिटी है। वेवलेंथ मैं कह देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन वन ऑसिलेशन। कोई पार्टिकल जितने समय में एक ऑसिलेशन पूरा कर पाएगा उतने समय में एनर्जी जितना आगे बढ़ जाएगी उसे आप कहते हो वेवलेंथ। बात समझ आई? तो वो जो दूरी चल के आती है हमारे पास वो ये दूरी चल के आती है, लैम्डा इसे हम डिफाइन करते हैं। यानी कि लैम्डा हो जाता है सिंपली डिस्टेंस बिटवीन
कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ। क्रेस्ट किनको बोला जाता है आपको पता होगा, ये जो पहाड़ ऊपर बन रहे होते हैं, चोटियां जो हैं, इन्हें हम बोल देते हैं क्रेस्ट, और जो गड्ढे बन रहे हैं नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम कह देते हैं ट्रफ। तो इसे आप बोल देते हो क्या, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को डिफाइन किया गया है, v मान लो वेव की वेलोसिटी है, एक टाइम पीरियड t है, तो v इंटू टी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। देखो फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, सुना भी होगा आपने जीवन में पहले। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपके पास फॉर्मूला आ जाता है यहां से। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? v बराबर एफ लैम्डा। f यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। v यहां पे क्या है? वेव वेलोसिटी। f है आपकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है आपकी वेवलेंथ। लाइट में भी हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ इसका काफी ज्यादा यूज आएगा, लाइट में इतना यूज नहीं आया था, यहाँ इसका भर भर के यूज आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, कहां तक थे? अच्छा, v बराबर क्या आ गया हमारे पास? एफ लैम्डा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। ये तो होगी टर्मिनोलॉजी अभी तक जो हमने पढ़ी है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, याद रखना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और सिंपल हार्मोनिक वेव सेम चीज नहीं होती है, अंतर होता है। सिंपल हार्मोनिक वेव एक टाइप है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तो सिंपली क्या हो जाती है, जिसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पूरे मीडियम के थ्रू आउट क्या रहे? सेम रहे। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि आपने एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाई है, ठीक है, जो कि इस तरह की फॉर्म हुई है और वो समय के साथ आगे बढ़ती है, समझ रहे हो? तो y जो है वो किसका फंक्शन है? आप देख सकते हो x का फंक्शन है। जो ऊंचाई है किसी भी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट है किसी भी समय पे, वो किसका फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें? x का फंक्शन दिख रहा है। अच्छा, ये t इक्वल टू 0 की अगर सिचुएशन है, यानी यहाँ पे मैंने पल्स क्रिएट की है t इक्वल टू 0 पे, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि यही पल्स थोड़े समय के बाद आगे पहुंचने वाली है विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड? कुछ भी डिमिनिश नहीं होने वाला, इसमें सेम चीज रहेगी, सारे पैरामीटर, ये थोड़ा सा आगे पहुंचने वाली है। अच्छा, ये अगर t इक्वल टू टी पे कहीं पहुंची है, तो ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया होगा, क्या मैं उसे vt लिख सकता हूं? एनर्जी हमारी v स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो t टाइम में वो कितना आगे बढ़ लेगी? vt आगे बढ़ लेगी। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है ना? तो अब मैं अगर यहां पे बोलूं कि यहां पे तो सीधा सीधा सा फंक्शन किसका है?
x का फंक्शन है, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो, यहां पे फंक्शन क्या होगा, y का अगर मैं फंक्शन पूछूं आपसे तो किसका फंक्शन होगा, किस चीज का फंक्शन होने वाला है। चलो ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही शायद, एक चीज मैं एक तरीके से और समझाता हूं। चलो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है शेप में। नहीं, टाइम का फंक्शन होगा, सही बात है, पर ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मान लो ये आपका सोर्स है, मैं सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं ले रहा, मैं कोई भी प्रोग्रेसिव वेव ले रहा हूं, जनरल निकालना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका सोर्स है, ठीक है ना। तो सोर्स का जो y होगा वो फंक्शन किसका होगा, टाइम का होगा। सोर्स इस तरह से आप ऑसिलेट करवा रहे हो तो सोर्स का y कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम होगा। वो डिपेंड करेगा आप हाथ किस तरह से ऑसिलेट कर रहे हो, या आपका सोर्स किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं x इक्वल टू 0 बोल देता हूं, और इस सिचुएशन को मैं t इक्वल टू 0 बोल देता हूं। तो t इक्वल टू 0 पे हमारा सोर्स मीन पोजीशन पे है, और मैं मान लेता हूं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, एनर्जी तो इस तरह से आगे फ्लो कर रही होगी, ये हमें पता है, एनर्जी तो इस तरह से फ्लो करके आगे जा रही है। अच्छा, तो यहां मैं एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं जो कि x इक्वल टू x का है। अब इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, तो क्या सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे ये आपको पता है, हाँ। तो सारे पार्टिकल्स के y कोऑर्डिनेट का एक फंक्शन आएगा, हाँ आएगा कि नहीं आएगा। हर पार्टिकल अलग समय पे अलग पोजीशन पे होगा। जैसे ये अभी एकदम पहाड़ के टॉप पे है, कुछ समय बाद ये भी तो एकदम पल्स के टॉप पे आएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेव बेसिकली होती है इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ all the particles at any time। यानी ये एक ऐसी इक्वेशन होगी, समझ रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी स्ट्रेंथ, कितनी तगड़ी इक्वेशन है। वेव की इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि स्ट्रिंग पे तो इनफाइनाइट पार्टिकल है ना, तो कोई भी पार्टिकल की किसी भी समय पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको पता लग जाए उस वेव की इक्वेशन से। जैसे यहां पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है कि y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इक्वेशन तो सिर्फ किसकी है, सोर्स की है। जो भी इसका फंक्शन रहा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो भी फंक्शन रहा, टी स्क्वायर, टी क्यूब, जो भी फंक्शन रहा होगा, आप उसमें टाइम पुट करोगे तो आपको किसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सोर्स का मिलेगा। अरे ये सोर्स की इक्वेशन है तो टाइम पुट करने पे सोर्स का ही मिलेगा। तो वेव की इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम पुट करने पे, आप कोई भी टाइम पुट करो और कोई भी एक्स की पोजीशन पुट कर दो, तो आपको किसी भी जनरल पार्टिकल का जनरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाए किसी भी टाइम पर, तो वो कहलाती है एक वेव की इक्वेशन। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो। जो चीज सोर्स करेगा वही चीज जो पार्टिकल x इक्वल टू एक्स पे वो भी रिपीट करने वाला है, हाँ। पर जो चीज सोर्स ने t इक्वल टू 0 पे की है, वो हमारा पार्टिकल t इक्वल टू किस समय पे करेगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जो चीज हमारे सोर्स ने t इक्वल टू 0 पे की है, वही चीज x इक्वल टू एक्स वाला पार्टिकल किस समय पे करेगा। क्या t इक्वल टू 0 पे ही कर लेगा, नहीं। आपको पता है ये दूरी है x, और ये एनर्जी बेसिकली इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन जब उस पार्टिकल पे पहुंचेगी तो वो वैसी चीज करने लग जाएगा। तो ये दूरी है कितनी, x। अब v स्पीड से चल रहा है, तो यहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, x बाय वी। अरे x बाय वी लगेगा कि नहीं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट आपके सोर्स का t इक्वल टू 0 पर था, वही पोजीशन और वही डिस्प्लेसमेंट आपके x इक्वल टू एक्स के पार्टिकल का होगा t इक्वल टू एक्स बाय वी पे। बात समझ आई। लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं कि इस समय पर, यानी t इक्वल टू 0 पर ही x इक्वल टू एक्स वाले का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। समझ आ रही ना बात। मैं यही जानना चाह रहा हूं सिर्फ कि जो t इक्वल टू
सॉरी x इज इक्वल टू x वाला पार्टिकल है, उसका t इज इक्वल टू 0 पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ये 0 वाला आप लोग ये गलत समझ रहे हो। देखो, तुम ऐसा मान रहे हो कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि दुनिया अभी शुरू हुई है। ऐसा नहीं होता, दुनिया चलती रहती है। तुम जब से मोशन को देखना शुरू करते हो उसको t इज इक्वल टू 0 डिफाइन करते हो। बात समझ आई? तो सोर्स ऑसिलेट कर रहा था, मजे से ऑसिलेट कर रहा था। हमने जिस समय पे मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है उसे मैं t इक्वल टू 0 कह रहा हूं। बात समझ आई? यानी मोशन तो कभी से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, ठीक है ना? या आप ऐसा मान लो, चलो इस तरह से मान लो और आसानी होगी आपको। मान लो कि t इक्वल टू 0 पर ही मोशन शुरू हुआ। चलो ये मान लो आप t इक्वल टू 0 पर ही मोशन शुरू हुआ। आप दुनिया की, जब दुनिया शुरू हुई है उसी समय आप थे दुनिया में, आपने देखना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो जो सोर्स ने t इक्वल टू 0 पे किया वो x इक्वल टू x ने t इक्वल टू x बाय v पे किया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो अब जो आपके सोर्स ने किसी टाइम t इक्वल टू t पे किया होगा वो आपका x इक्वल टू x वाला कब करेगा? जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो भाई, जल्दी से कब करेगा बताओ? t प्लस एक्स बाई वी। अरे उसे x बाई वी टाइम ही तो एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा, तो ये आपको इक्वेशन किसकी मिली है? ये इक्वेशन तो है सोर्स की। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है किसी भी समय पे किसी भी जनरल x वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता कर लेना, है कि नहीं है? अच्छा, आपको क्या पता लग गया? ये एक जनरल पार्टिकल x इक्वल टू x वाला पार्टिकल एक जनरल पार्टिकल है। उसका आपको ये पता लग गया है कि t इज इक्वल टू टी प्लस एक्स बाय वी पे उसकी वही पोजीशन होगी जो t इज इक्वल टू टी पे सोर्स की है कि नहीं? तो इसका जनरल फंक्शन निकालने के लिए मुझे बस यही तो पता करना है कि t इज इक्वल टू टी पे क्या पोजीशन थी आपके x इज इक्वल टू एक्स वाले पार्टिकल की। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मुझे जनरल पता लग गई कि नहीं लग गई? किसी भी x की किसी भी t पे जो पोजीशन का फंक्शन अगर मिल गया तो आपका काम हो गया। तो फिर से पूरी कहानी में बताता हूं। जो आपके सोर्स ने t इक्वल टू 0 पे किया वो आपके x इक्वल टू x ने t इक्वल टू x बाय v पे किया। फिर आपने किसी जनरल टाइम पे दोबारा मोशन देखा तो टाइम हो रहा था t। उस समय जो सोर्स ने किया वो आपको पता था कि आपका जो x इक्वल टू x है वो करेगा t इक्वल टू टी प्लस एक्स बाय वी पे। बात समझ आ रही है? तो अब मैं जानना चाहता हूं कि t इक्वल टू टी पे भाई ये जो इस समय पे कर रहा है सोर्स x इक्वल टू x वाला तो इस समय पे करेगा ना। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इस समय पे x इक्वल टू x वाला क्या कर रहा है? कोई बता सकता है? इस समय पे x इक्वल टू x वाला क्या कर रहा है? ये हमें समझ आ गया कि t इक्वल टू टी पे जो सोर्स कर रहा है वो आपका पार्टिकल करेगा कितने समय के बाद। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समय पे हमारा सोर्स क्या कर रहा है। तो वो वही कर रहा होगा जो हमारे सोर्स ने किया होगा t माइनस एक्स बाय वी पे। अरे भाई बात समझ आती है कि नहीं? यानी t इज इक्वल टू टी पे आपका पार्टिकल वही कर रहा होगा जो आपके सोर्स ने किया होगा t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाय वी पे। और क्या मैं बता सकता हूं कि t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाय वी पे आपका सोर्स क्या कर रहा था? हाँ मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सोर्स की इक्वेशन तो है ना। अरे है कि नहीं है? तो सिंपली इस पार्टिकल की t इज इक्वल टू टी की पोजीशन पता करनी है अगर मुझे, तो क्यों ना मैं सोर्स की इक्वेशन में t इज इक्वल टू टी की जगह पे t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाय वी रख दूं। तो ये वही डिस्प्लेसमेंट आएगा जो हमारा पार्टिकल t इक्वल टू टी पे कर रहा है और उस सोर्स ने किया होगा t इक्वल टू टी माइनस एक्स बाय वी पे। तो जनरल इक्वेशन जो बन जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वो आ जाती है y इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। बात समझ आई? ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बात समझ आई क्या? जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये बहुत जरूरी है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मूविंग along positive x direction, along positive x direction is given as y is a function of x minus vt। बात समझ आई क्या?
एक्स माइनस वी टी। बात समझ आई? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जनरल इक्वेशन of a plane progressive wave moving along negative x direction, तो क्या मैं उसे कह सकता हूं y will be function of x plus vt। अरे नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही होती तो सिर्फ पल्स उल्टी उल्टी चल रही होती। तो जो t इक्वल टू टी पे हमारे सोर्स ने किया था, बेसिकली जो हमारे पार्टिकल ने किया था, वो t प्लस एक्स बाय वी पे हमारे सोर्स ने किया होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? उल्टा हो जाएगा बस, अब वेव की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो सिर्फ ये याद रखना है। तो अगर जनरल इक्वेशन बोली जाए, जनरल फॉर्म याद अगर आपको रखना है, ये तो हो गया कि मुझे डायरेक्शन भी पहचानी है कि वेव किस तरफ चल रही है, तो वो मैं पता करूंगा किससे, प्लस माइनस से। अगर x माइनस वी टी है तो पॉजिटिव x, अगर x प्लस वी टी है तो नेगेटिव x। जनरल फॉर्म अगर बोला जाए तो y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी। अगर इस फॉर्मेट में आपकी कोई भी इक्वेशन दी हुई है, यानी फंक्शन है x प्लस माइनस वी टी का, तो फिर उसे हम कह देते हैं क्या, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह देते हैं। बात समझ आई? अरे क्लियर है कि नहीं? अरे बेटा v तो कांस्टेंट है ना, तो v को बाहर निकाल लिया। कैसे कैसे डाउट पूछते हो, मैथ्स पढ़ा है ना आप लोगों ने अपने जीवन में कभी। अब मेरा मुंह दर्द कर चुका है, तो अब आपका काम है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग functions represent a plane progressive wave। अच्छा एक और चीज है भाई, मैंने आपको ये बता दिया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी अगर उसका फॉर्म ये है तो, और मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये भी याद रखना, x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड भी होना चाहिए फंक्शन। ठीक है ना? अगर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं बनने वाली। क्लियर है? ठीक है, तो ये जरूरी चीज है, इसे मैं लाल कलर से कवर कर देता हूं। चलिए, तो आंसर जब मैं बोलूं तब देना शुरू करना, सिर्फ आपको ऑप्शंस लिखने हैं कौन कौन से वाले सही है, मतलब ठीक है ना। ठीक है, तो पहला है, मान लो y इज इक्वल टू 4/x-3t। दूसरा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 4t। तीसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर इंटू 4। बताइए कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ है। तो ये है 5वां और ये है 6वां। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को अगर देखें तो पहली चीज तो x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में होना चाहिए, तो x माइनस वी टी के फॉर्म में ये है। लेकिन आप देख सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इक्वल टू 3 नीचे 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए ये क्योंकि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 1, इसलिए ये एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहला सकती। समझ आई क्या बात? सेकंड की अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी फाइनाइट x यहाँ पे पुट करूं, कोई भी फाइनाइट टाइम पुट करूं, तो y की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इसलिए ये एक प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगी। बात समझ आई? थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड भी हमेशा ही डिफाइंड रहने ही वाली है, y कुछ ना कुछ तो आएगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ, तो थर्ड में दिक्कत, हाँ थर्ड मैंने ध्यान से नहीं देखा, थर्ड बेसिकली x प्लस माइनस वी टी फॉर्म में है ही नहीं, तो पहली चीज तो वही समस्या थी, तो थर्ड भी हमारा प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें तो एक्स स्क्वायर आ गया है जो गड़बड़ है। सिमिलरली अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये x प्लस माइनस वी टी फॉर्म में है, होल क्यूब है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिफाइंड भी हर जगह पे, तो ये सही है। सिमिलरली मैं बात करूं अगर किसकी, फिफ्थ की, तो फिफ्थ आप देख सकते हो फिर से नीचे 0 आने के चांसेस होंगे अगर x को मैं कैसा पुट करूं, नेगेटिव पुट कर दूं तो, अरे है कि नहीं, आ सकता है, तो ये भी नहीं होगी डिफाइंड। इसकी अगर बात करें तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए डिफाइंड नहीं होगी? नहीं, ऐसी x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए कि ये डिफाइंड नहीं होगी, ये हमेशा ही क्या आएगा, डिफाइंड आएगा। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए था, आंसर होगा आपका 246। तो मैथ्स अगर आपको आती है तो ये आप समझ जाओगे, ठीक है ना।
क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो भाई। तो ये था हमारा प्रोग्रेसिव वेव, आज यहीं पे समाप्त करेंगे और सिंपल हार्मोनिक वेव से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इस पे सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेव डिफाइंड है, कौन सी वेव डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो भाई आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।